हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2 से पहले जो हमारा कंसेप्ट है, जो थ्योरम है, वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो बेटा उन वीडियोस को जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है बच्चों, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसी टाइप की वीडियोस आपके पास कोई मिस ना हो, नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अपना टाइम विदाउट वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक है आज का हमारा रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स। रिविजिटिंग इसे इसलिए बोला क्योंकि इरेशनल नंबर को हम लोगों ने 9th क्लास में सीखा हुआ है कि इरेशनल नंबर क्या होता है, और उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो भी हम लोगों ने 9th क्लास में सीखी हुई है। ठीक है, लेकिन हाँ, और जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम लोग कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं ये भी 9th क्लास में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो 9th क्लास में हम लोगों ने काफी कुछ सीखा हुआ है कि इरेशनल नंबर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी हमने ये सीखी थी कि इरेशनल और रेशनल नंबर दोनों मिलकर ही हमारे किसको बनाते हैं, रियल नंबर्स को बनाते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया हुआ है और फिर भी मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो बेटा उस पर मेंशन है लेक्चर फर्स्ट, आप उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपके नंबर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहां पर हम लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे ये कि जैसे हमारे पास कोई भी इरेशनल नंबर है, कोई भी इरेशनल नंबर है, उस इरेशनल नंबर को हम प्रूव कैसे करेंगे कि वो हमारा इरेशनल नंबर है। ये इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर के बारे में आपको बता देता हूं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो यहां पर बेटा मैंने डेफिनेशन पहले भी आपको बताया हुआ है, यहां एक और बार फिर मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको याद आ जाएगा। those numbers which can not written in the form of p upon q, where p and q both are integer and q is not equal to 0। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, राइट, कि ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, और p और q दोनों दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख पाते, और p और q हमारे इंटीजर जो होते हैं वो नहीं होते, और q हमारा 0 के इक्वल यहां पर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सेंस मैं आपको बता दूं कि क्या लिखा हुआ है यहां पर बेटा। जैसे आपने लिखा √3 अपॉन √2, √3 अपॉन √2, ये आपने लिख दिया। अब यहां पर देखो मैंने यहां यही लिखा है, ये जो लिखा हुआ है √3 और √2, अगर मैं इसका कंपैरिजन p और q से करूं तो बेटा p और q रेशनल में क्या होता है कि p अपॉन q की फॉर्म होती है, p और q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और q हमारा 0 के इक्वल नहीं होता, q हमारा 0 के इक्वल नहीं होता। अब इसमें देखो जैसे मैंने √3 अपॉन √2 लिखा, तो यहां पर ये जो √3 है ये हमारा इंटीजर नहीं है। इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है, इंटीजर वैल्यू हमारे पास होती है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये इंटीजर वैल्यू होती है। लेकिन √3 √2 ये इंटीजर वैल्यू नहीं होती। तो आप जैसे √3 अपॉन √2 लिखा हुआ है तो ये हमारा p अपॉन q की फॉर्म नहीं मानी जाएगी, इसलिए बेटा क्योंकि यहां पर p और q दोनों हमारे इंटीजर नहीं है। अगर ये इंटीजर होते तो रेशनल हो जाता। तो जब p और q हमारे इंटीजर नहीं है, ये कोई अदर नंबर है, तो डेफिनेटली वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो जो इरेशनल नंबर होते हैं उन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख पाते, जहां पर कि p और q हमारे इंटीजर हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये हमारा कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया।
क्योंकि यहाँ पर p इज इक्वल टू √3 है, q इज इक्वल टू √2 है, ना तो √3 इंटीजर है और ना ही √2 इंटीजर है, तो इसलिए ये हमारा कैसा हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, आप ये केवल लिख सकते हैं √3, ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, √2 ये भी इरेशनल नंबर है, और पॉइंट के बाद रिपीटेशन भी ना हो, रिपीटेशन भी ना हो बेटा, और एंड भी ना हो, ना तो रिपीटेशन हो रहा है नंबर्स का और ना ही कहीं एंड हो रहा है, चलते जा रहे हैं वो नंबर्स। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जब ऐसी सिचुएशन का क्वेश्चन, ऐसी सिचुएशन का कोई नंबर होता है तो वो नंबर भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इरेशनल नंबर हमारे होते क्या है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इरेशनल पर ही पूरा वर्क करने वाले हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर है वहां पर हम ये प्रूव करेंगे कि इरेशनल नंबर है तो उसे कैसे प्रूव करें, हाउ टू प्रूव गिवन नंबर इज अ इरेशनल नंबर। जैसे √3 है, कैसे कहेंगे कि इरेशनल है, इसका प्रूफ हमें देना है। √2 है, कैसे कहेंगे कि इरेशनल है, इसका प्रूफ हमें देना है। या फिर हम लोग बात करें कि रूट के अंदर अगर कोई p लिख दिया और p क्या है, प्राइम नंबर है, वेयर p इज प्राइम, p इज प्राइम, तो हम लोग कैसे कहेंगे कि ये जो √p है ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो ये इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि हम लोग करने क्या वाले हैं। लेकिन बात ये आती है, ये सब कुछ प्रूव करने से पहले यहां पर हम एक थ्योरम को प्रूव करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। उस थ्योरम से हम बेटा इन जो हमारे इरेशनल नंबर्स है, जैसे √3 रहा, √2 रहा एंड सो मेनी इरेशनल नंबर्स आर देयर, उनको प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल है। तो सबसे पहले हम उस थ्योरम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि थ्योरम क्या है। देखिए बच्चों, तो बच्चों ये थ्योरम है, यहां पर मैं थ्योरम लिख भी देता हूं। लेट p इज अ प्राइम नंबर, p कोई प्राइम नंबर है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जब ये प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम हमें बेटा यहां पर प्रूव करनी है। ठीक है, तो यहां पर इस थ्योरम का सेंस समझ जाइए कि जैसे 2 है और 2 डिवाइड कर रहा है 16 को, राइट, 2 डिवाइड कर रहा है हमारा 16, ये डिवाइड का साइन है बेटा, है ना, ये इस टाइप से लिख रहे हो ना, 2 डिवाइड 16, मतलब इसको पढ़ेंगे कि 2 हमारा 16 को डिवाइड कर रहा है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, 16/2 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका सेंस ये होता है कि अगर 2 हमारा 16 को डिवाइड कर रहा है तो ये 16 हमारा किसका होल स्क्वायर है, 4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे p इज इक्वल टू हो गया 2 और a इज इक्वल टू हो गया 4, है ना। तो जब ये देख रहे हो आप कि 2 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहां से आप ये भी देखो कि 2 हमारा 4 को भी डेफिनेटली क्या करेगा, डिवाइड करेगा, है ना, 2 4 को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पर ये थ्योरम है, इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है। एग्जांपल मैंने आपको यहां पर आपको समझा दिया है कि आखिर इस थ्योरम में है क्या। ठीक है, तो देखो प्रूव कैसे करना है। यहां आपको दे रखा है कि एक कोई भी मेरे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, प्रूफ a is any positive integer, a is any positive integer। अब a अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो बेटा आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग क्या है, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज इन द प्राइम्स। कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सिमिलर वे से ये कोई मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है तो इसके प्राइम फैक्टर तो हो ही रहे होंगे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके प्राइम फैक्टर तो हो ही रहे होंगे। तो बेटा ये मेरे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहां लिखेंगे देन या फिर सपोज मैंने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए, a इज इक्वल टू, ये इसके मैंने प्राइम फैक्टर्स मान लिए। ठीक है, p3 p4 एंड pn, ये मैंने इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स यहां पर कर लिए। ठीक है, क्योंकि हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम है वो यही कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर उसके प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है बच्चों,
अब यहाँ पर देखो, अगर ए मेरे पास ये कोई नंबर है और उसको मैंने प्राइम फैक्टर कर लिए, लेकिन मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 Pn, और इसका आपने होल स्क्वायर कर लिया, तो आप ऐसे राइट कर सकते हो, आप इसको ये इस तरीके से राइट कर सकते हो, है ना। ए स्क्वायर किया तो दोनों साइड का आपने स्क्वायर कर लिया। अब थ्योरम में क्या लिखा है कि कोई प्राइम नंबर है P और ये प्राइम नंबर क्या कर रहा है, किसी नंबर के होल स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। कोई भी नंबर है उसको होल स्क्वायर को क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम देखो बेटा, आपको यहां पर ये दे रखा है P डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब P कोई प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और ए स्क्वायर आप देखो यहां पर बेटा, ए स्क्वायर को आप इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो यहां से क्या इंप्लाई होगा कि P डिवाइड कर रहा होगा इस फैक्टराइजेशन को, है ना, इस फैक्टराइजेशन को P क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा, क्योंकि ए स्क्वायर को आप इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 एंड Pn टू द पावर 2। आप इसको ये राइट कर सकते हैं, P डिवाइड्स P1 P2 P3, है ना, और सो ऑन, और यहां पर मेरे पास Pn आ गया, और फिर से मेरे पास, क्योंकि बेटा होल स्क्वायर लिख रहा है तो होल स्क्वायर का मतलब क्या है, आप देखो जैसे अगर कहीं ए स्क्वायर दिख जाए तो उसका मतलब होता है ए इंटू ए, है ना। तो वैसे ही अगर ये P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 इंटू Pn का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको आप कैसे राइट कर सकते हैं, P1 इंटू P2 इंटू P3 डैश डैश Pn, और इसको बेटा दोबारा से P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 डैश डैश Pn, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। होल स्क्वायर लग रहा है तो आप ऐसे आप इसको यहां पर राइट कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक। अब बेटा एक चीज तो यहां पर श्योर है कि अगर ये कोई प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर बेटा जब इस नंबर को डिवाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स में कोई P आ रहा होगा, तभी डिवाइड कर रहा है। ये हमारे पास क्या दे रखा है, ये प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर इस ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली बेटा ये जो P1 P2 P3 Pn जो मेरे फैक्टर्स हैं, यहां पर कोई ना कोई ये P फैक्टर, ये P नंबर आ रहा होगा, जिसको कि वो क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, तभी डिवाइड होगा। अगर ये इन फैक्टर्स में कहीं P नहीं आ रहा तो आप समझ जाओ कि बेटा डिवाइड ही नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये P जो है वो बेटा यहां पर कहीं ना कहीं इनमें आ रहा होगा। तो जब मैं इसके प्राइम फैक्टर की बात कर रहा हूं तो बेटा प्राइम फैक्टर में कहीं ना कहीं क्या आ रहा होगा, P। सपोज यहां पर आ रहा है तो यहां पर भी आ रहा होगा, है ना। अब बात आती है कि सर एक बात बताइए, क्या P1 P2 P3 के सिवाय कोई और फैक्टर नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जो अरिथमेटिक फंडामेंटल थ्योरम है वो हमारी ये श्योरिटी देती है कि अगर आप किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं तो वो प्राइम फैक्टर आपके कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब है कि ऑर्डर इनका आगे पीछे हो सकता है, इनको आप आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन यहां पर जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो यही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये निकला बेटा कि P1 P2 P3 ये तो हमारे सेम रहेंगे, ये बदल नहीं सकते, यही इसके प्राइम फैक्टर हैं बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना। अब आप कह रहे हो कि ये कोई प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर इसको बेटा क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और ये आपने प्राइम फैक्टर कर दिए, तो प्राइम नंबर किसी और प्राइम फैक्टर को तो डिवाइड नहीं करेगा। प्राइम नंबर केवल जो खुद है वही अगर प्राइम फैक्टर होगा उसी को डिवाइड करेगा, उसी को डिवाइड करेगा। तो डेफिनेटली ये जो प्राइम नंबर है बेटा वो यहां पर कोई प्राइम फैक्टर P आ रहा होगा, उसको डिवाइड कर रहा होगा। तो जब यहां पर कोई प्राइम फैक्टर P आ रहा है तो इसमें भी प्राइम फैक्टर कोई P आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic, according to fundamental theorem of arithmetic, prime factorizations are unique, primes are unique, मतलब ये अलग नहीं होंगे, ये P1 P2 P3 P4 ही रहेंगे।
ठीक है। हैंस ए must have P एज अ प्राइम फैक्टर, यानी कि ए के प्राइम फैक्टर में P जरूर आ रहा होगा, डेफिनेटली आ रहा होगा, है ना बेटा, तभी ये P इसको डिवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये जो ए है ना, जो आपने प्राइम फैक्टर किए थे, यहाँ कहीं ना कहीं एक P प्राइम जरूर आ रहा होगा, तभी ये P जो है इसको डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। देयरफॉर हैंस P डिवाइड्स P1, P2, P3, Pn। तो P जो होगा वो किसको डिवाइड कर रहा होगा? P1, P2, P3, Pn को डिवाइड कर रहा होगा। और जब P इसको डिवाइड कर रहा है तो आप समझ जाइएगा ये किसकी वैल्यू है, ये A की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू बेटा? A की। यहां पर देख रहे हो ना, ये हमारी A की वैल्यू है, राइट। तो आप क्या करोगे, इसके प्लेस पर A लगा दोगे। दिस इंप्लाई, मैं आपको यहां पर लिख देता हूं बेटा, दिस इंप्लाई P डिवाइड्स A। यही तो प्रूव करना था कि अगर कोई प्राइम नंबर है, किसी नंबर, कोई भी इंटीजर है, उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड कर रहा होगा। ये हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, आप लोग इसको याद भी रखेंगे। इसका यूज भी हम लोग अभी इरेशनलिटी में करेंगे। अभी एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं जहां पर कि हम प्रूव करेंगे कि वो नंबर हमारा इरेशनल है, और वहां पर हम इसका यूज करेंगे। तो इस थ्योरम में हमें प्रूव करना है √2 इज इरेशनल। आपको ये प्रूव करना है कि √2 हमारा कैसा है? इरेशनल है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इसमें सपोज कर लो कि ये √2 रेशनल है। आप इसको सपोज करके चलो कि √2 इरेशनल है ना, उल्टा मान के चल रहे हैं। अगर ये इरेशनल है, सॉरी रेशनल है, तो रेशनल की जो कंडीशन है उनको फॉलो कर रहा होगा, है ना। और अगर उन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली √2 कैसा हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। तो इसमें हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से शो करेंगे कि √2 हमारा कैसा है? इरेशनल है। आप सबसे पहले सपोज क्या करेंगे कि √2 रेशनल है, ठीक है। अच्छा, रेशनल नंबर की कंडीशन मैं आपको बता दूं। जैसे आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है 4/6, अब 4/6 लिखा हुआ है, तो बेटा आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में सबसे पहले लिख लेते हैं। किस फॉर्म में लिख लेते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है? हम इसको, अगर ये डिविजिबल है ना, दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है, तो पहले डिवाइड करके इसको लिख लेते हैं। 2 2 4, 2 3 6, है ना। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि अब ये दोनों नंबर किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। लाइक आपने यहाँ पर 4/9 लिखा, तो ये 4/9 ये बेटा ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, क्योंकि ये किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है। ये भी हमारी क्या है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। अगर आपने लिखा 27/18, तो बेटा अब ये देखो किसी से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है। 9 3 27, 9 2 18, तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई वो 3/2 आ गई। यहां तक समझ गए होंगे सिंपलेस्ट फॉर्म हमारी होती क्या है। तो बच्चों यहां पर ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म किसी रेशनल नंबर की गिवन है ना, किसी रेशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म गिवन है, तो बेटा आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर एचसीएफ निकालेंगे, जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, उन दोनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे, तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा, ठीक है। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1। समझ गए मेरी बात को? अगर कोई भी रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म आपने लिख ली है, तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो काम करने वाले हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म पे करने वाले हैं। किस पे काम करेंगे बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म पे। तो चलिए कैसे सॉल्व करना है आपको देखिए। आप यहां पर लेट कर लो कि ये जो हमारा √2 है ये रेशनल नंबर है, ना कि इरेशनल। ये आप सपोज कर लो। लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, √2 हमारा कोई रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो इसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन √2 इज इक्वल टू, आपने इसको a/b की फॉर्म में राइट कर दिया। √2 इज इक्वल टू a/b, वेयर एचसीएफ ऑफ a एंड b इज इक्वल टू कितना आ गया? 1, क्योंकि आप सिंपलेस्ट फॉर्म लेके चल रहे हैं। कौन सी फॉर्म लेके चल रहे हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म लेके चल रहे हैं कि भाई ये जो हमने रेशनल फॉर्म मानी है ये सिंपलेस्ट है, मतलब और डिवाइड किसी कॉमन नंबर से नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने
ये मान लिया कि √2 हमारा रेशनल है, तो इसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो HCF कितना हो जाएगा, इन दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 हो जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था क्यों होगा 1, क्योंकि हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म पे बात कर रहे हैं। अब b का इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो √2 into b इज इक्वल टू a, √2 into b इज इक्वल टू a। सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये आपने फर्स्ट मान लिया, ये हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन मान लिया, ये सपोज फर्स्ट एक्सप्रेशन है आपका। मैंने दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया रूट हटाने के लिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो बच्चों यहां पर मैं स्क्वायर करूंगा √2 इंटू बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बेटा यहां से एक चीज प्रूव हो रही है, 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मेरा मतलब ये निकलेगा कि आप इसे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2। इसका क्या सेंस निकला, बी स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल है, मतलब 2 से मैं ए स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा हूं और मुझे क्या मिल रहा है, एक इंटीजर वैल्यू मिल रही है। इसका सेंस ये निकला कि 2 हमारा ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ए मतलब निकला ना, तभी तो आप बी स्क्वायर ले पा रहे हो, है ना। तो यहां से आप लिखोगे हैंस 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ये बेटा डिवाइड्स का साइन है, ये जो साइन है इसका मतलब ये है, ये ए स्क्वायर बाई 2। अब जब ये 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और 2 कैसा है, ये मेरा एक प्राइम नंबर है, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। यानी कि कोई प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, आपको बताया था थोड़ी देर पहले, अभी थ्योरम मैंने आपको प्रूव करके दिखाई थी कि कोई प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी क्या करता है, डिवाइड करता है। अभी जस्ट पहले आपको एक थ्योरम मैंने बताई हुई है, ठीक है। तो अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली 2 किसको डिवाइड करेगा, ए को डिवाइड करेगा, ए को डिवाइड करेगा। कौन सी वाली थ्योरम से, जो मैंने ये लिखी है, ठीक है। इफ यहां लिख दोगे, इफ any prime divides any prime p, if any prime p divides a square then p divides a। अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको मान लीजिए आप, दिस इज इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट आपने ये माना है, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। ये आपकी सेकंड एक्सप्रेशन है, इसको आप सेकंड एक्सप्रेशन मान लीजिए। अब बेटा जब ये 2a को डिवाइड कर रहा है, मतलब a को जब 2 डिवाइड कर रहा है, तो a को जब 2 डिवाइड करेगा तो डिवाइड होने के बाद कोई ना कोई नंबर तो आएगा, डिवाइड होने के बाद कोई ना कोई नंबर तो आएगा। तो यहां पर 2 से जब a को डिवाइड करेंगे तो ये किसी c के इक्वल आया, और ये c क्या होगा हमारा, कोई इंटीजर होगा, मतलब 2 4 6 ऐसा कोई नंबर आया होगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिखोगे हियर 2a/2 इज इक्वल टू c, है ना। ये मैंने जो यहां लिखा था कि जब हम कह रहे हैं ना कि 2a को डिवाइड कर रहा है तो 2 जब a को डिवाइड करेगा तो कोई इंटीजर आपको डिवाइड होने के बाद मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 4 को 2 डिवाइड करे तो आप लिखोगे ना 4/2, 2 2 जा 4, तो ये 2 मिल गया आपको, है ना। ये ऐसे ही यहाँ पर c मैंने मान रखा है, और c क्या है, c कोई इंटीजर है, ठीक है बच्चों। c क्या है, c कोई हमारा इंटीजर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 का इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2c, a इज इक्वल टू कितना हो गया, 2c हो गया। अब मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर ले रहा हूं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा इंटू c स्क्वायर। अब बेटा देखो यहां पर a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास होगी, a स्क्वायर इज इक्वल टू है, ये देखो यहां ये दे रखा है, a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 इंटू बी स्क्वायर, 2 इंटू बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है कि नहीं दे रखी। तो यहां पर आप इसको मान लीजिए, क्योंकि आप लोग ये सेकंड मान के चल रहे हैं, ये मान लिया आपके पास, ऐसा करो इसको, यहाँ जो एक्सप्रेशन मैंने सेकंड माना ना, इसको आप मान लीजिए थर्ड, और इसको मान लीजिए एक्सप्रेशन को सेकंड। बच्चों यहां पर a स्क्वायर के प्लेस पर आप क्या लगा दोगे,
ए स्क्वायर के प्लेस पे लगा दोगे 2 इंटू बी स्क्वायर यूजिंग सेकंड एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है आपका, इसको आप यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो यहां से आपके पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आया, यानी बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर आया। मतलब ये निकला कि ये 2 जो है ना वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तभी तो सी स्क्वायर आ रहा है, 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहां से ये इंप्लाई हुआ 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। और जब 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, बेटा मैं बाकी का यहां पर लिख देता हूं, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। तो बच्चों यहां से इस थ्योरम का यूज करेंगे। देखो 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली कि जब 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यहां से क्या इंप्लाई होगा, यहां से इंप्लाई होगा कि 2 किसको डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम हमारी यही लग जाएगी। ये जो थ्योरम है ना वो एज इट इज आप लिख देंगे, इफ एनी प्राइम पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। बेटा ए है यहां पर, ठीक है। ये वाला जो कंसेप्ट है ये पूरा आप यहां पर लिख देंगे। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। बेटा यहां से आपने क्या देखा, देखो इसे मान लीजिए आप 4, इसे आप फोर्थ एक्सप्रेशन मान लो। अब थर्ड एक्सप्रेशन और फोर्थ एक्सप्रेशन को देखो कि यहां पर 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है और 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है, यानी 2 हमारा ए को भी डिवाइड कर रहा है और 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ एक्सप्रेशन, यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ एक्सप्रेशन। थर्ड एंड फोर्थ एक्सप्रेशन क्या सेंस, यहां से क्या रिजल्ट निकला कि जो हम एचसीएफ जो मान के चल रहे थे ना, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 मान के चल रहे थे ना कि भाई ये किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, केवल 1 से डिविजिबल है, ऐसा नहीं है। जब हम इसको रेशनल मान के चल रहे हैं तो यहां से थर्ड और फोर्थ से ये इंप्लाई हो रहा है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 2। जो एचसीएफ आया ए और बी का वो कितना आया, 2 आया। लेकिन आप तो सिंपलेस्ट फॉर्म लेके चले हो बेटा, आप लोग क्या लेके चले हो, सिंपलेस्ट फॉर्म, जहां पर के एचसीएफ 1 होता है, लेकिन आपका निकल के क्या आया, एचसीएफ 2 आया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों ने यहां पर बेटा एक गलत की जो कि गलत सपोजिशन है वो यहां पर ले रखा है। सपोजिशन क्या ले रखा है कि ये रेशनल है, √2 हमारा रेशनल है। इसी वजह से यहां निकल के आ रहा है कि अगर ये रेशनल है तो एचसीएफ यहां पर 2 निकलेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन हमारा एचसीएफ यहां पर हम कितना लेके चल रहे हैं, जब ये रेशनल है और सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो 1 है, ठीक है। तो एचसीएफ 2 हमारा नहीं है, एचसीएफ तो 1 ही है। मतलब हमारा जो सपोजिशन था ना कि √2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, और ए अपॉन बी हमारा रेशनल नंबर है, ये सपोजिशन रॉन्ग है। ये सपोजिशन कैसा हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। तो यहां पर आप लिख देंगे hence our supposition is wrong, our supposition is wrong, therefore। तो जब हमारा सपोजिशन रॉन्ग हो गया, सपोज क्या था कि रेशनल है, ये सपोजिशन हमारा रॉन्ग है, तो इसका मतलब ये हो गया कि √2 इरेशनल है, therefore √2 इज इरेशनल। √2 कैसा हो गया, इरेशनल। आई होप आपके समझ में ये क्वेश्चन आया होगा, आपने अच्छे से बेटा इसको सीखा होगा। तो बेटा अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर करिएगा। आज के लेक्चर में बस हम इतना ही रखेंगे, बाकी का कवर करेंगे कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।